हेलो जी, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? एंड ये बताएं, चैप्टर 2 समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपनी लास्ट क्लास में कवर करी थी प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेज एक्टिविटीज जो होते हैं, प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी जिसको अपन बोलते हैं, वो अपने कवर किए थे। एंड आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं प्लानिंग एक्टिविटीज, जहाँ पे अगेन इसका दो पार्ट होगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड देन ऑडिट प्लान। मैं अगेन आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इन केस आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो एक बार जाके चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 है वो चेक करें। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, इस सब की मीनिंग क्या है। तो प्लानिंग एक्टिविटीज आज में यही दो चीज अपने देखने वाले एक एक करके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। अगेन इसमें अपने डिस्कस कर रही थे क्या क्या तीन चीजें कवर होती है, स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, इन केस ये डिटेल में आपको समझना है तो पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 आप जाके चेक करें। उसमें हमने डिटेल में समझा इन टर्म्स को विद एग्जांपल्स एंड देन एक एक टर्म मतलब चेक करके उसको हमने एक्सप्लेन किया है एंड देन समझने की कोशिश की है। बट यहाँ पे भी जो मैट में दिया हुआ है, सी इंस्टीट्यूट के मैट में, वो अपने कवर करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्विकली। अपने अगर ये करें तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होता है वो थोड़ी सी समरी टाइप का होता है। फर्स्ट स्टेज होता है, उसका नेक्स्ट स्टेज जो होता है दैट इज ऑडिट प्लान। उसमें थोड़ी सी डिटेल में चीजें अपने ऑडिट प्लान में लिखते हैं कि कौन कौन से एरिया क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो ऑडिट overall audit strategy talks about scope, timing and direction of the audit and it guides development of the more detailed audit plan. तो अपने को इससे भी क्या समझ में आया, the first step is audit strategy and then उसके बाद I mean generally we prepare a detailed audit plan, ठीक है। वही लिखा हुआ है गाइड्स डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, बिकॉज ऑडिट प्लान वही स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही अपने डिटेल में बनाते हैं। Next is the process of establish the overall audit strategy, assess the auditor in some points. I mean इनसे क्या benefit मिलता है, क्या चीजें plan accordingly करते हैं, तो वो सब चीजें अपने cover करने वाले हैं यहाँ पे। What happened? My God. Yeah, it's working. Okay. फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट रिसोर्सेज। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज यूज ऑफ एक्सपीरियंस टीम मेंबर, हाई रिस्क एरिया, कॉम्प्लेक्स मैटर। तो अगेन इसमें है कि ऑडिट अपने को स्टार्ट करना है, उसके लिए अपने स्टार्टिंग में ही ऑडिट स्ट्रैटेजी में देख लेते हैं कि कोई हाई रिस्क एरिया है या कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। जैसे अगेन अपने डिस्कस किए थे कि कोई मर्जर हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इम्पेयरमेंट है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि रिस्की है वो चीज़ें, वो एरिया अच्छे से देखना है, तो कोई एक्सपीरियंस टीम मेंबर जो लास्ट ईयर सपोज उस टीम मेंबर ने किसी उसी सेम क्लाइंट पे या सिमिलर एरिया में किसी दूसरे क्लाइंट पे काम किया है, तो उसको एक्सपीरियंस है, ही नोज और ही और शी नोज द ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक एरिया, रिस्की एरिया। तो अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाते टाइम ही डिसाइड कर लें, ओके दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प विद दिस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट रिसोर्स अलोकेशन, कि किस टाइम पे आपको कितने रिसोर्स चाहिए, कितने टीम मेंबर्स चाहिए। ऐसा ना हो कि जब इम्पोर्टेंट हो कि फाइलिंग की टाइम हो, ऑडिट रिपोर्ट देने का टाइम हो, तो ऑलरेडी अपने सही से प्लान नहीं हो ना, फिर किसी को पता ही ना हो कि कौन से स्टाफ को कौन से क्लाइंट पे वर्क करना है, क्या चीज़। अदरवाइज ऐसा होगा कि काम भी ठीक से नहीं हुआ और फिर जो आपके स्टाफ है वो भी यूटिलाइज नहीं हुए, बिकॉज प्लान ही नहीं है। किसी को लास्ट में मोमेंट में पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे कौन से क्लाइंट पे काम करना है। तो अकॉर्डिंगली ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि इन्वेंट्री काउंट में करवाना है, कितने आवर्स अलोकेट करने हैं। आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि मतलब कितने नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कितने फैक्ट्री है, कितने लोकेशन पे ऑडिट परफॉर्म होंगी, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और सपोज क्या होता है ना, अपने क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं
उसमें भी अगेन देखना पड़ता है कि क्लाइंट की डॉक्यूमेंट्स कब तक रेडी हो जाएंगे, फिर आपको टाइमिंग बताते हो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतने तक रेडी होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतने डेट तक रेडी हो जाएंगे इस मंथ तक, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना ऑडिट स्टार्ट करवा सकते हो। तो उस बेसिस पे अकॉर्डिंगली अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम मेंबर को कब भेजने। पहले जनरली होता है कि आर्टिकल्स जाते हैं वाउचिंग करने, नॉर्मल टेस्टिंग परफॉर्म करने, उसके बाद सीनियर स्टाफ जाते हैं, फिर पार्टनर लास्ट में आते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने देखेंगे। Third point is when these resources are to be deployed, मतलब it's about timing, whether at interim, audit stage or at key कट ऑफ डेट। इसमें टाइमिंग के बारे में अगेन बोला हुआ है कि जब टीम मेंबर्स अपने डिसाइड तो कर लिया कि कौन सा टीम मेंबर कौन से एरिया पे, हाई रिस्क एरिया पे काम करने वाला है, अगेन कितना आपको स्टाफ चाहिए, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस कितने हैं, जैसे 3 सब्सिडरी है सपोज, तो उस पे ऑडिट करने के लिए लोग चाहिए, कितने एरियाज है, तो वो अपने सेकंड पॉइंट में कवर कर लिए, कितने स्टाफ चाहिए, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए सीनियर चाहिए होगा, फिर मैनेजर चाहिए होगा, तो ये अपने अकॉर्डिंगली देख लिए नंबर ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट इज अबाउट टाइमिंग। तो टाइमिंग में अपन अगेन क्या करते हैं कि जैसे हमने अपने डिस्कस के मैनेजमेंट बताते हैं कि इस डेट तक, तो स्टार्टिंग में सपोज किसी क्वार्टरली रिव्यू हो रही है, अगर लिमिटेड रिव्यू की बात करते हैं, लिस्टेड क्लाइंट है तो उसकी क्वार्टरली अपने लिमिटेड रिव्यू करते, पता है आपको। तो क्वार्टरली रिव्यू कब स्टार्ट होगा, जब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होगा। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बोले तो फर्स्ट क्वार्टर का जून में होता है, तो जून में क्लोज हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते बनते रेडी हो जाते हैं समवेयर, मतलब मान ले कि मिड जुलाई तक हो जाता है, उसके बाद ही अपन ऑडिट स्टार्ट करवाएंगे, राइट। ऐसा तो नहीं कि मई में जाके आप ऑडिट स्टार्ट करवा देंगे, हो ही नहीं सकता, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स उस तक टाइम तक बहुत हद तक रेडी नहीं हुई रहती है। तो अगेन इसमें इंटरिम डेट पे करवाना है, इंटरिम डेट मतलब वही बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंड पे करवाना है, या फिर कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी एट द एंड में, जब अपने फुल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं तब ज़्यादा लोगों की कंपैरेटिवली ज़रूरत होती है। तो उस पर अकॉर्डिंगली आपको अगर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे किस रिसोर्स की ज़रूरत और कितने रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। Fourth, third point talks about like managing all those staffs, review कितनी होंगी। अगेन इसमें फोर्थ पॉइंट में अपने समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एरिया, जनरली क्या होता है कॉम्प्लेक्स एरिया को मैनेजर जो पार्टनर होते हैं वो पक्के से रिव्यू करते ही हैं। अगर कोई छोटा नॉर्मल सा एरिया रूटीन ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे एग्जांपल लेते हैं डेटर का, रूटीन है बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर ट्रेजरी का फॉर एग्जांपल अभी ले लेते हैं। ऐसा नहीं, ट्रेजरी इज़ इम्पॉर्टेंट, कैश इज़ इम्पॉर्टेंट, बैंक इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ट्रेजरी का नहीं लेके अपने नॉर्मल किसी का ले लेते हैं कि कोई लीज है, लीज का अमाउंट बहुत ही कम है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उस केस में हो सकता है कि मैनेजर ही उस एरिया को बस रिव्यू करके रहने दे, उसमें पार्टनर की रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस कोई कॉम्प्लेक्स एरिया है, एग्जाम्पल कोई बिजनेस एक्विजिशन हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें पार्टनर की अटेंशन चाहिए होगी, पार्टनर रिव्यू चाहिए होगा। तो अगेन इसमें भी वही अपने डिसाइड कर लेंगे कौन कौन सी एरिया पे पार्टनर रिव्यू करेंगे, कौन से मैनेजर रहेगा, कहीं ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से, जैसे अपने फॉर एग्जांपल करते हैं कि एफएसएलआई जो होती हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस का ही लेते हैं कि प्रॉफिट एंड 7 डिफरेंट डिफरेंट एफएसएलआईज को अपने टेस्ट करने, जैसे हो गया अपना डिप्रिशिएशन में हो गया, फिर सैलरी का हो गया, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, अदर जनरल एक्सपेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें का अगर कर रहे हैं तो उसमें भी अगेन डिसाइड कर लेते हैं कि एक एरिया में सपोज इंटरेस्ट एरिया कोई चेक है, तो इंटरेस्ट कौन प्रिपेयर करेगा, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग कौन करेगा, उसको सीनियर जो होगा वो कौन रिव्यू करेगा उस डॉक्यूमेंट्स को, मैनेजर की रिव्यू की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। और अगर कॉम्प्लेक्स एरिया था तो उसमें हमने अगेन देखा कि पार्टनर कुछ कॉम्प्लेक्स एरिया, तो ये सब चीज़ें भी स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाती है, तो पता रहेगी कि इसमें स्पेसिफिक एरिया को कौन देखने वाला है, किसमें पार्टनर की अटेंशन चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर करेंगे अपने ऑडिट स्ट्रैटेजी के फोर्थ नंबर पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी सपोज आपको बनाना है, अब करनी है आपको स्टार्ट, तो उससे पहले ऑडिटर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है वो अभी सीखेंगे अपन, ठीक है।
ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, जिसका अपने स्कोप बनाने हैं, अपने को स्ट्रैटेजी बनानी है, और स्ट्रैटेजी उसको तो अपने को पता होना चाहिए कि वो क्लाइंट क्या चीज़ में डील करता है, कौन सा फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और इंडेस है, कितनी सब्सिडरीज हैं, कितने सेगमेंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये सब चीज़ें भी अपने को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, जैसे इंड एस एप्लीकेबल है, ए एस एप्लीकेबल, ये ध्यान में रखना है स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, अगर जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेस है, या फिर जैसे नीड फॉर स्पेशलाइज, जैसे ट्रेजरी है कि नहीं, फिर बैंकिंग का इनकेस एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें कुछ डिफरेंट अपने को स्पेशल नॉलेज चाहिए होगा उसमें। कोई अगर न्यूक्लियर वगैरह में डील करता है, तो उसके लिए अगेन हमें स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज अबाउट इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री का अगर कोई रेगुलेटर है कि नहीं, सपोज अपनी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली तो ऑडिट करते ही हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि इसके जैसे एग्जांपल ले लिया अपने कि कोई कंपनी जो सिक्योरिटीज वगैरह में डील करती है, तो सेबी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बैंक अगर ऑडिट कर रहे हैं अपन, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, या आरबीआई का ऐसा कुछ रूल्स है, उसको भी अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने को रिपोर्ट देनी पड़ती है, टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें भी अपने को देखना है कि वो क्लाइंट है, क्लाइंट मेनली क्या है कि आपको स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना पाओगे, प्लान बना पाओगे उसके बेसिस पे जो अंडरस्टैंडिंग आपने ली है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। तो आपने क्या होता है कि बहुत बार क्लाइंट कंटिन्यू होता है, लास्ट ईयर हम ही ऑडिटर थे, करंट ईयर में हम ही ऑडिटर हैं, तो बहुत चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बहुत चीज़ चेंज नहीं होती है, बहुत डॉक्यूमेंट्स, इन दैट केस अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे कि जो प्रायर में डॉक्यूमेंटेशन थी उसकी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अपने लेते आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें चेंजेस होने की जरूरत, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि चेंज नहीं होगा, तो बार बार डॉक्यूमेंट्स मांगना, जस्ट एक इंक्वायरी वुड बी सफिशिएंट कि यू कैन जस्ट आस्क मैनेजमेंट की इज देयर एनी चेंज ड्यूरिंग द ईयर, तो अकॉर्डिंगली इन केस नहीं है तो वही वाला ले लेंगे। बहुत बार होता है कि बेंच मार्किंग का एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है कंट्रोल की टेस्टिंग में, कि लास्ट ईयर उसने हमने टेस्ट किया तो इस बार हम टेस्ट नहीं करेंगे कोई चीज़ें इन केस देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग द ईयर। तो उस ये भी अपन डिसाइड कर लेंगे कि जो लास्ट ईयर में हमने डॉक्यूमेंट्स लिया था वो रेलिवेंट है कि नहीं। ओके, लेट्स कम टू पॉइंट बी। फर्स्ट में आपने क्या किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था, जस्ट स्कोप के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि आरबीआई का रेगुलेशन, तो इसमें अगेन देखते हैं कि रिपोर्ट कब करना है, कौन से फॉर्मेट में करने, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि नहीं, किसको करना है रिपोर्ट एड्रेस करना है। जैसे जनरली अपन पढ़े थे कि जो रिपोर्टिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसको हम रिपोर्ट करते हैं, ऑडिटर जो होता है। अगेन टाइमिंग का होता है, जैसे कोई लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, उनकी वो होनी है, मतलब एनुअल मीटिंग होनी है या ऑडिट कमेटी की मीटिंग होनी है, तो उससे पहले अपने को रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे हमने या फर्स्ट पॉइंट अपने देखा टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, कि अपने को ऑडिटर को ध्यान में रखना रहता है कि टाइमिंग क्या है, कब रिपोर्ट देना है। लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन जो है कि मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करनी है, कि हम मैनेजमेंट को पहले बताना पड़ेगा, राइट, कि हम ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं कि जून में अगर लिमिटेड रिव्यू की बात है, क्वार्टरली रिव्यू की बात है, तो हम जुलाई में काम स्टार्ट करने वाले हैं, हम ऐसे प्लान कर रहे हैं। क्यों अपने ये बताते हैं, ये बताओ कि मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज मैनेजमेंट ही तो अपने को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, तभी तो अपन ऑडिट कर पाएंगे, राइट। तो इन दैट केस मैनेजमेंट से सारे कुछ डिस्कस करना पड़ता है, तभी अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएंगे। Next is about expected time, type and timing of report to be discussed, including the audit report. Management से again management includes audit committee members और CFO जो होंगे, जो TCWG होते हैं, दो चार्ज विद गवर्नेंस, वो सब आते हैं, उसमें भी अगेन आप क्लियर कर दें, सो दैट सब कोई
सेम पेज पे हो, सबको सबको पता हो कि अच्छा रिपोर्टिंग इस दिन में आ रही है, कम्युनिकेशन क्लियर हो कि कब क्या ऑडिटर प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट अबाउट डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। तो जनरली क्या होता है, अपने जो ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो स्टेटस के लिए एक वीकली कॉल रख लेते हैं, मंथली कॉल अपनी एंगेजमेंट टीम जनरली रखता है, या फिर क्वार्टरली ऑडिट कर दे। क्वार्टरली ऑडिट के साथ टाइम भी फ्रिक्वेंटली मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग अपने जनरली रखते हैं, जस्ट टू डिस्कस कि क्लाइंट साइड से ऑडिटर साइड से में भी बोलेगा कि हमें डॉक्यूमेंट्स टाइमली नहीं मिल रही, ये पर्सन कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का पर्सन है वो कितना भी फॉलो अप करने के बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, ये ऑडिटर डिस्कस कर सकता है। या क्लाइंट के साथ क्लाइंट के साइड से भी कम्युनिकेशन आ सकती है कि हमें कुछ टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने में, ये ड्यू टू जो भी XYZ रीजंस होंगे, उसके बेसिस पे जस्ट टू डिस्कस कि काम बढ़ा आगे बढ़ते जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, रुके ना। इसलिए मैनेजमेंट के साथ भी फ्रिक्वेंटली अपने को रखने पड़ते, जस्ट टू नो कि इस मैनेजमेंट को भी जानना होता है कि ऑडिटर अपना काम टाइम पे कर रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो आ रही है, जस्ट टू मेक श्योर कि रिपोर्ट जो है वो टाइम पे मिल जाए, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड इसके लिए समझने के लिए जनरली वो लोग कॉल रखते हैं कि दोनों साइड को कोई प्रॉब्लम ना हो, इन केस कुछ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट क्लाइंट में हुआ, तो वो सब डिस्कस करने के लिए जनरली कॉल रखते हैं अपनी मीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, जस्ट टू डिस्कस कोई न्यू इम्प्रूवमेंट आई है, न्यू चीज़ें आई हैं, तो जनरली क्या होता है जब ऑडिट आप करेंगे तो छोटे अगर क्लाइंट है छोटा बेसिस पे पर कर रहे हैं तो अपने सारे टीम मेंबर्स एक साथ मिल गए, ऑडिट पार्टनर के साथ कॉल ले लिया, मैनेजर के साथ कॉल लिया एंड डिस्कस कर लिया कि अच्छा मेरे को एरिया में इस एरिया का टेस्टिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ एंड मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इम्प्रूवमेंट है, ये चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, ये अकॉर्डिंगली ऑडिट में डिस्कस करते हैं टीम मेंबर्स के साथ। तभी तो अपने कोई क्वेश्चन होगा तो अपने क्लाइंट को के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर बड़े लेवल पे आप करें तो आप सिंगल मैनेजमेंट या मैनेजर के साथ काम करें तो आप अकॉर्डिंगली टीम जो भी एक साथ काम करे, जैसे कोई पीपीएनई टीम है तो उसपे एक प्रिपेयरर होगा, एक रिव्यूअर होगा, मतलब सीनियर होगा, एक मैनेजर होगा, एक पार्टनर होगा फॉर एग्जांपल। तो ये चारों अपने एक उस एरिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लिया, जस्ट टू मेक श्योर कि सबकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, मतलब नीचे लेवल जो स्टाफ है लाइक प्रिपेयरर है, आर्टिकल्स है, उनको कुछ क्वेश्चन है तो दैट पर्सन कैन टॉक टू अदर टीम मेंबर्स जस्ट टू मेक श्योर दे आर ऑन द सेम पेज, कोई प्रॉब्लम ना हो। इन केस कुछ क्लाइंट फॉलोअप की ज़रूरत है, क्लाइंट को कुछ पूछना है तो उस मीटिंग के बाद अकॉर्डिंगली वो सेंड कर पाए क्वेश्चंस वगैरह। तो अकॉर्डिंगली ये इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जनरली कुछ डिसाइडेड इंटरवल वीकली हो गया या फिर 2 वीक में एक बार, अकॉर्डिंगली जो भी मैनेजमेंट और मतलब जो भी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को शूट करता है उसके अकॉर्डिंगली वो मीटिंग रखते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट इन आर सिग्निफिकेंट डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। तो इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल जजमेंट भी ऑडिटर की ज़रूरत होती है, और दैट जो इंपॉर्टेंट एरिया है, सिग्निफिकेंट एरिया है, उस पर कितना ध्यान देना है एंड कैसे कैसे ऑडिट को आगे बढ़ाना है, ये चीज़ें अपने देखते हैं। तो वही अपने देख ली कि मैनेजमेंट जो है नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टू मैटर दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। कोई सिग्निफिकेंट कोई ऐसा चीज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कोई नई क्लाइंट में ऐसी चीज़ आई है जिसको ऑडिटर को लगता है या फिर पार्टनर मैनेजर को लगता है कि इसमें ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा फोकस देने करने की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली जैसे रिलेटेड पार्टी हो गया, कोई सिग्निफिकेंट मैटर है ये, तो इसको मतलब मैनेजमेंट की सैलरी हो गई तो ये सिग्निफिकेंट मैटर है, तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे के ज़्यादा टीम मेंबर्स एक्सपीरियंस स्टाफ को लगाना, मतलब ऐसे छूट ना जाए ये एरिया। तो वही बोल रहे हैं कि प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर हेल्प द ऑडिटर
इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। जैसे अपने एग्जांपल लिए कोई मैनेजमेंट रिलेटेड सैलरी है, उसकी मैनेजमेंट लोन है, रिलेटेड पार्टी चीज़ें हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन कुछ है, इम्पेयरमेंट का, गुडविल कैलकुलेशन का, कोई एक्विजिशन का, तो ये सब पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है ऑडिटर को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, या फिर डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बेसिस पे कुछ ऐसी चीज़ बातें आई, जैसे कोई क्लाइंट सिस्टम में चेंज हुआ, पहले कोई दूसरा टैली था सपोज यूज करते थे, अब नया ईआरपी आ गया, तो उसके बेसिस पे वो सिक्योरिटी उसमें कुछ है, फॉल्ट तो नहीं है, सही से काम कर रहा है, एक ने आउटपुट सही दे रहा है, इनपुट जो ले रहा है उसको प्रोसेसिंग सही कर रहा है, ये सब चीजें उस, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिस्ट डाउन करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज more efficient for the auditor to rely on the internal control again example internal control पे rely कर सकता है auditor की नहीं इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छी होगी तो ऑडिट रिस्क डेफिनेटली कम होगा, और ये ऑडिट के लिए ऑडिटर के लिए डेफिनेटली अच्छी है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सच चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन, न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं और कंपनीज एक्ट में कोई न्यू पैरा ऐड हुआ कि अब पहले अदर देन पहले सपोज फ्रॉड पे करनी होती थी, अब सपोज मैनेजमेंट की लोन पे भी करने, जैसे कारों में अगर चेंज आ गया, जैसे आप पर हो गए कारों है कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर जो होता है उसमें कोई चेंजेस, कोई नया क्लॉज आ गया, कोई अपडेशन आ गया, तो ये सब चीज़ों को भी ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ता है, सो दैट जब ऑडिट करे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हो तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रख के वो ऑडिट परफॉर्म करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डेफिनेटली अगर कोई चेंज है तो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में नहीं करेगा, या फिर कोई टैक्स रिलेटेड चीज़ है, तो बहुत बार क्या होता है सर्कुलर आती है, नोटिफिकेशंस आती हैं, तो ये चीज़ भी ऑडिटर को ध्यान में रखना है कि ये जो नोटिफिकेशन है सर्कुलर है ये एप्लीकेबल हो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिट जिस क्लाइंट का ऑडिट करे, तो वो फॉलो किया है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंजेस है तो उसके न्यू अपडेटेड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट इज अबाउट चेंज इन लीगल इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी, अगर कोई मतलब उससे रेगुलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट को चेंज हुई है, इन्वायरमेंट उस मतलब इंडस्ट्री में कोई चेंज हुई है जिससे इफेक्ट पर है क्लाइंट को, तो ये सब चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल whether knowledge gained on other engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant। तो इस पॉइंट में अपने क्या बोलते हैं, जो अपने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का जो कवर करे थे अपने, जिसमें अपने देखे थे कि इंडिपेंडेंस को कंसिडर करता है एथिकल रिक्वायरमेंट को, और अपने देखे थे कि क्लाइंट को कंटिन्यू करना है कि नहीं, एंड थर्ड पॉइंट वाज अंडरस्टैंडिंग द एंगेजमेंट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, तो ये सब चीज की अंडरस्टैंडिंग के बाद, और अगर सपोज होता है ना कि आपके दो सिमिलर इंडस्ट्री के क्लाइंट है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया और एक और कोई किसी अशोक का कोई गाड़ी हो गई या होंडा की गाड़ी हो गई, उसके दोनों को ऑडिटर सपोज आप कर रहे हो, तो एक सिमिलर नेचर का बिजनेस है, तो अगर एक में सपोज आपको कोई कंट्रोल में मिसिंग दिखा, तो आपको ऐसा लगता है अच्छा इस क्लाइंट में भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मेरे को दूसरे क्लाइंट में ऐसी चीजें मिली थी, इस क्लाइंट में मिल सकती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उसको चेक करते हो कि रेलिवेंट चीजें हैं कि नहीं, उस पर फोकस करना है कि नहीं, तो आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एक्सपीरियंस एंड जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज अपने किया उसके बेसिस पर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अकॉर्डिंगली वो भी आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी में कवर करनी है। Some of the examples are mentioned here, like nature of identify deficiency in action taken to address them। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि दूसरे किसी एक सिमिलर नेचर ऑफ क्लाइंट में हमें कुछ डेफिशिएंसी मिली थी कि जो ऑथराइजेशन मैट्रिक्स है वो सही नहीं कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय जॉब टर्मिनेट भी हो जा रहा है, छोड़ के भी जा रहा है, फिर भी वो उसके पास एक्सेस रह ही रही है, तो ये सब ये अगर किसी दूसरे क्लाइंट में आया तो ऑडिटर डेफिनेटली करंट जो क्लाइंट है उसमें भी चेक करेगा कि हो सकती है ये पॉसिबिलिटी है ऐसा करने की। हमेशा ऑडिटर का क्वेश्चनिंग माइंड रहेगा, जिससे भी इंक्वायरी करेगा, क्वेश्चन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वॉक थ्रू लेगा, या फिर डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ होगा, या
न्यूज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हमेशा वो अपने अलर्ट रहेगा जस्ट टू नो कि हमारे कंपनी पे जो किस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उस पे कोई अफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। E point talks about nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement. कि इसमें अगेन वही डिस्कशन होता है कि इंगेजमेंट टीम मेंबर्स में कौन कौन रहेंगे, कितने होंगे आर्टिकल लेवल स्टाफ, कितने सीनियर होंगे, कितने मैनेजर और पार्टनर होंगे। एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को अकॉर्डिंगली रखना है कि लास्ट ईयर किसी ने काम किया है सेम क्लाइंट पे तो उसको रखना है कि स्मूथली काम निकले, उसको पता हो क्या चीज़ें हैं। कोई हाई रिस्की एरिया है, कॉम्प्लेक्स एरिया है, उसमें अगेन एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स को लेना है। अगर थर्ड पार्टी हायर करनी है, मतलब स्पेशलिस्ट को हायर करनी है किसी चीज़ के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स एरिया के लिए, जैसे पेंशन रिलेटेड कुछ एक्चुअल रिलेटेड काम हुआ तो उस पर आप कर सकते हो डिसाइड। वही हायर रिस्क रिलीज स्टेटमेंट जिसमें रहेगा उसमें ध्यान रखना। अगेन ये समरी है कि पहले क्या है करना है कि आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट एंड देन रिपोर्टिंग और टाइमिंग अपने डिस्कस किए थे कि कब कब पहले पता होना चाहिए कब रिपोर्ट करना है, एंड देन मैनेजमेंट से डिस्कशन करेंगे कि टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट इज कि कंसिडर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो है उसको ध्यान में रखना है। प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के बेसिस पे कुछ नॉलेज था, और अगर किसी पुराने क्लाइंट के बेसिस पे जो अभी अपने डिस्कस की कुछ डिफिशियंसी आई थी उसके बेसिस पे आप यहाँ ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट वाज कि नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, मतलब कितने को नेचर टाइमिंग एक्सटेंड में ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ को लेना है, कब करना है, एंड किस एम्प्लॉय को कौन से एरिया में आपको असाइन करना। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी में कवर करते हैं। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया होगा तो डू कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन, एंड मे बी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी। पढ़ते रहिए अच्छे से, एंड देन कुछ क्वेश्चन होगा तो लेट मी नो। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।